एक ऐसे व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना के वहाँ के लोगों के मुंह पे तमाचा मार रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं, जो वहाँ के लोग जिसे पसंद नहीं करते, जो अमित शाह जी की डायरेक्शंस पे, और ये अपने आप को राजनीतिक बहुत बड़ा विद्वान बताते हैं ना, वो तो सारी गंदी राजनीति करने की जो विद्वता उनमें है वो मणिपुर में साफ तौर पे नज़र आ रही है। कि पहलवानों ने भी शायद ये सोचा कि हम लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं तो ये शायद सरकार को शर्म आ जाएगी। उन्होंने आरएसएस की बेशर्मी को पहचाना नहीं, ये उनकी सबसे बड़ी कमी थी। और आज पहलवान धोखा खा चुके हैं। मैं लिख के देता हूँ इस बात को, मेरा ये अंदेशा नहीं है। जो हालात चल रहे हैं, जिन पुलिस ऑफिसर्स ने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की है, वो बृजभूषण को बचाने के लिए और पहलवानों को फंसाने के लिए की है। ये आज नहीं तो कल उन्हें समझ में आएगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मणिपुर धूं धूं कर जल रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। मोदी जी के पास मेट्रो तक जाने का, सफ़र करने का समय है, अमेरिका जाने का भी समय है, लेकिन अफसोसन मणिपुर जाने का समय नहीं है। मोदी जी के पास मन की बात करने का समय है और मन की बात वो जान लेते हैं, ऐसा दावा उनके प्रवक्ता भी करते हैं। लेकिन अफसोसन मणिपुर के मन की बात कोई भी करने को तैयार नहीं है। ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर विपक्ष के नेता राहुल गांधी वहाँ पहुँच सकते हैं तो आखिरकार मोदी जी वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहे। ये तमाम सवाल है जो आम जनता लगातार पूछ रही है। अफसोसन जवाब मिलने को तैयार नहीं। इस वक्त मेरे साथ जाने माने एडवोकेट महमूद प्राचा जी मौजूद हैं। सीधे आपसे बातचीत करवाऊंगी और आखिरकार अब मणिपुर में आगे क्या होगा आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ सर। शुक्रिया, बहुत बहुत। क्या कहना चाहेंगे? मणिपुर में तकरीबन आंकड़ा बताया जा रहा है कि 100 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। सबसे पहले तो ये आंकड़ा जो है ये मुझे बहुत ही कम करके बताया जा लगता है। मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं, कभी भी इस पे एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये आंकड़ा बहुत, इससे बहुत कहीं बहुत ज़्यादा होगा। एक बात ये है। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी वहाँ चले गए और मोदी जी क्यों नहीं जा पा रहे। मोदी जी और अमित शाह जी और आरएसएस के लोग, मेरा ये सीधा सीधा इल्ज़ाम आज से नहीं शुरू से रहा है कि ये लोगों ने तो ये टेलर मेक करके ये कराया है। सरकार ने जो स्टैंड हाई कोर्ट में लिया और उसके बाद जो एक तरह से मनुवादी मानसिकता के जो रेजिडेंट्स हैं वहाँ के, जिनको ज़्यादा पॉपुलरली मैतेई कहा जाता है, वहाँ आरएसएस के कार्डर्स ने जाके उन लोगों को बरगलाया और उनको इस चीज़ का एजिटेशन शुरू कराया कि हमें भी ट्राइबल बनना। अब आप मुझे बताइए, जो ट्राइबल नहीं है उसे ट्राइबल क्यों बनना। ये है बुनियादी लड़ाई की जड़। वो किसने कराई है? जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे हम मणिपुर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा पाएंगे। राहुल गांधी जी गए हैं, लेकिन उन्हें इसका फॉलोअप जो करना है वो शायद वो करेंगे, मुझे उम्मीद है पूरी, लेकिन उनको एक मजबूत फॉलोअप करना पड़ेगा। नहीं तो मणिपुर में पहले हमें ये स्टैंड लेना पड़ेगा सबको कि ये आरएसएस जानबूझ के मणिपुर करा रही है राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए। और जो दूसरा है, पाकिस्तान और चाइना जो इंडिया को कमज़ोर करना चाहता है बॉर्डर लाइन एरियाज़ में ख़ास तौर पे, उस साजिश में कहीं ना कहीं मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन शामिल हैं और आरएसएस के लोग भी शामिल हैं। जब तक हम इस सच्चाई को दुनिया के सामने रखने की ताकत नहीं जुटा पाएंगे अपने अंदर, मणिपुर और दूसरे बॉर्डर लाइन एरियाज़ की प्रॉब्लम, चाहे वो कश्मीर हो, पंजाब हो, सॉल्व नहीं होगी। उत्तराखंड भी एक बॉर्डर लाइन स्टेट है, वहाँ आप देख रहे हैं पूरे देश में अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं लाना था आरएसएस को तो वो यूपी में भी ला सकती थी, वो मध्य प्रदेश में ला सकती थी, वो पहले कर्नाटक में भी ला सकती थी। लाए कहाँ हैं? बॉर्डर लाइन एरिया में, ताकि वहाँ के ट्राइबल्स नाराज़ हों, वहाँ के शेड्यूल कास्ट नाराज़ हों, वहाँ की माइनॉरिटीज़ नाराज़ हों और एक और बॉर्डर लाइन एरिया जो स्टेट है वो अफरा तफरी का माहौल बने, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो। आरएसएस की ये साजिश है, इसको जब तक हम स्ट्रांगली नहीं कहेंगे हम प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं जा पाएंगे। बताया जा रहा है कि मणिपुर में दो समुदाय, कुकी और मैतेई समुदाय में आपस में झगड़े की वजह से ये लड़ाई इतनी बढ़ गई है। एक भी बार ये नहीं कहा गया कि इसमें किसी सत्ता पक्ष का भी हाथ है। और सबसे बड़ी बात जो मीडिया खास तौर पर आपको दिखा रहा होगा कि कोर्ट के एक फैसले के बाद वहाँ पर ये हालात बन गए। इसीलिए मैंने कहा ना, वो कोर्ट का फैसला इसलिए आया कि सरकार ने, जो सरकारी वकील वहाँ पेश हुए, उन्होंने स्टैंड क्या लिया वहाँ पे, आप ये समझिए। और उसके बाद ये चीफ मिनिस्टर का इस्तीफ़ा, अगर एक लाइटर वे में मैं बोलूँ, जो व्यक्ति अपना इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करा पा रहा, उसको इस्तीफ़ा, जो उसको चीफ मिनिस्टर बनने रहने का अधिकार है, वो अपना इस्तीफ़ा तक नहीं दे पा रहा है।
इस लायक भी नहीं है वो। आपको लग रहा है वो देना चाहते हैं आपको सच? वो इसीलिए मैंने कहा मैं लाइटर वे में बता रहा हूँ आपको। अगर जो नज़र आ रहा है वो तो यही है ना कि वो बेचारा अपना इस्तीफा भी नहीं दे पाता। अब असलियत तो वही है कि नागपुर नहीं चाहता, अमित शाह जी नहीं चाहते। अमित शाह जी जाके वहाँ पे सारा अब नियंत्रण करके आए हैं, जो वो चाहते हैं वही हो रहा है वहाँ पे। मुझे ये मानना कतई तैयार नहीं हूँ ये मानने के लिए कि भारत की सेना, भारत के ईमानदार आईएएस ऑफिसर्स और भारत की ईमानदार पुलिस वाले इतने नाकामयाब कभी भी हो सकते हैं कि मणिपुर जैसे एक छोटे स्टेट को ना संवार सकें, ना वहाँ पे शांति स्थापित कर सकें बगैर ताकत लगाए। और सेना ने अपनी ताकत ना लगाने का एक एग्जाम्पल दे दिया है कि उन्होंने कितने ज़्यादा एकदम धैर्य से काम कर रही है सेना वहाँ। ये तो यहाँ से होम मिनिस्टर साहब और आरएसएस के लोग ऐसी स्थिति वहाँ पे बनाए रखना चाहते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना के वहाँ के लोगों के मुंह पे तमाचा मार रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं, जो वहाँ के लोग जिसे पसंद नहीं करते, जो अमित शाह जी की डायरेक्शंस पे। और ये अपने आप को राजनीतिक बहुत बड़ा विद्वान बताते हैं ना वो, तो सारी गंदी राजनीति करने की जो विद्वता उनमें है वो मणिपुर में साफ तौर पे नज़र आ रही है। वरना इस्तीफा देने के लिए क्या गवर्नर के पास जाना ज़रूरी होता है? बताएं आप मुझे। और डिक्लेयर करके जाना ज़रूरी होता है कि मैं अब 10 बजे जाऊंगा और अब मैं 1 बजे जाऊंगा। बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं ईमानदार जर्नलिस्ट लोगों की कि ऐसे ऐसे एरिया से मोबिलाइज करके लोग जानबूझ के उनके घर के बाहर इकट्ठे किए गए और एक पूरा ड्रामा वहाँ रचा गया इस्तीफ़ा ना देने का। वरना इस्तीफ़ा तो उन्हें ईमेल के ज़रिए दे देना चाहिए। और अब वो खुद कह रहे हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। कह रहे हैं वहाँ पर न केवल जनता को समस्या हो रही है बल्कि मंत्री जी का घर फूंक दिया गया है। बताइए, मंत्री जी का घर फूंका जा रहा है तो ये जाहिर तौर पर दो समुदाय की लड़ाई है। फिर दो समुदाय की लड़ाई समझ रहे हैं आप? हम नहीं समझ रहे, वो जो बता रहे हैं हम वो आपसे पूछ रहे हैं। आरएसएस कह रही है ये, वो आरएसएस के कार्डर्स ने जाके हमले किए हैं वहाँ पे कुकी लोगों के ऊपर, कोई वहाँ की आम जनता ने नहीं किए हैं। आरएसएस जिन कार्डर्स को बजरंग दल की शक्ल में, विश्व हिंदू परिषद की शक्ल में वो देश के विभिन्न भागों में झगड़ा कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मनुस्मृति लागू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, संविधान जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, गो रक्षकों का एक दल बना के लोगों के साथ लूटामारी करने का जो साजिश करते हैं, जो लव जिहाद के नाम पे लूटामारी करते हैं, जो इस तरह की जघन्य अपराध शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से दिन रात करते हैं, वही बजरंग दल के लोग वहाँ जाके मणिपुर में ये सारे हमले किए हैं। वहाँ पे ट्रिगर ऑफ आरएसएस के कार्डर्स ने कराया है। और अब जो दो समुदाय इतने दिन से पीसफुली रह रहे थे, वो कैसे लड़ाई हो गई उनकी और क्यों हो गई अब सडनली। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो नागा ट्राइब्स हैं वो भी ट्राइबल हैं, अभी वो लड़ाई में शामिल नहीं हैं। मुझे उस दिन से दहशत आती है कि जब ट्राइबल्स तो नागा भी है ना, मणिपुर में अगर मैतेईज को ट्राइबल का स्टेटस देने के लिए आरएसएस जो साजिश कर रही है वो अगर इम्प्लीमेंट हुआ तो नागाज ने भी अगर कुछ सख्त रवैया इख्तियार किया तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अमित शाह साहब का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इसमें, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। इसीलिए मोदी जी नहीं जा रहे हैं और विपक्ष को ये चाहिए इस बात को उजागर करे। ये उनकी ये नहीं है कि वो इनकॉम्पिटेंट है, वो लोग करवा रहे हैं। देश का नुकसान कर रही है ये सरकार। देश के लिए सारी अपोजिशन पार्टियों को खड़े होकर इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए, बल्कि पूरी एक अपोजिशन पार्टीज़ का एक शेडो कैबिनेट बनानी चाहिए हमारे देश में आज, जैसा बहुत सारे विदेशों में भी होता है। एक शेडो कैबिनेट होनी चाहिए। तो जो विपक्ष का एक शेडो होम मिनिस्टर बनना चाहिए, जो जाके निगरानी करे वहाँ पे, और जो जाके सरकारी अधिकारियों से बात करे, और जो जाके आर्मी के लोगों से बात करे, और निष्पक्ष तरीके से वहाँ पे प्रॉब्लम जो है फिर शांत आराम से हो जाएगी। वरना ये लोग तो करवा ही रहे हैं, जो लोग खुद चोरी कर रहे हैं उनसे चोर पकड़ना इम्पॉसिबल है। कह रहे हैं शुरुआती दौर में तो ये कहा जा रहा था कि आखिरकार कोई बड़े मंत्री क्यों नहीं जा रहे। कह रहे हैं अब तो गृह मंत्री खुद गए और खेद भी जताया वहाँ पर। नहीं, जाके मैं बता तो रहा हूँ, जाने के बाद अंजाम क्या हुआ। और ये मैंने उनके जाते टाइम भी कहा था कि मुझे इस बात का बड़ा डर है कि अमित शाह साहब वहाँ पे जो कराना है उन्हें उसकी प्लानिंग करके आएंगे, और उसके नतीजे में आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये बुनियादी बात है। जब तक ये कड़वा सच हमारी विपक्ष के लोग बोलने के लिए तैयार नहीं होंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी वहाँ जाके भी क्या कर लेंगे? बुनियादी बात यह है, प्रधानमंत्री जी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। अगर प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री का रोल अदा करें तो उनको कुछ नहीं करना ना, उनको अपने अधिकारियों को 2 लाइन का ऑर्डर देना है कि वहाँ पे बिल्कुल धैर्य के साथ जाके शांति स्थापित होनी चाहिए, किसी भी पक्ष के साथ
जो हमारे सैन्य बल है ज्यादती नहीं करेगा, लोगों से बातचीत करके ये समस्या का हल अगले 3 दिन में होगा। हमारी सेना के लोग इतने एकदम कैपेबल हैं, हमारी पुलिस के लोग, ईमानदार पुलिस वाले इतने कैपेबल हैं, और हमारे आईएएस ऑफिसर्स भी इतने ईमानदार अगर होंगे, हैं वहाँ पे ईमानदार लोग इतने कैपेबल हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर ये समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रधानमंत्री को जाने की ज़रूरत नहीं होती है हर जगह, होम मिनिस्टर को भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है, होम मिनिस्टर होना चाहिए। अगर वो होम मिनिस्टर होते तो ये प्रॉब्लम नहीं होती वहाँ। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर वो चाहते हैं तो इसका समस्या का समाधान हो सकता है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसा कि आपने बताया कि ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, तो सवाल ये है कि क्यों किया जाएगा, क्या फ़ायदा है सत्ता पक्ष को इससे? देखिए, जितना एक तो मैंने आपको बताया मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन, जब तक इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन डिटेल में नहीं होगी कि चाइना की किस किस कंपनी, चाइना की आर्मी की किस किस कंपनी, और चाइना की जो पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ पे, जो एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, उसके जो फ्रंट कंपनीज हैं उसमें कितने गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन डायरेक्टर और पार्टनर्स हैं, जब तक हम देश की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। आरएसएस के और आईएसआई के क्या संबंध है, जब तक इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी हम लोग देश की समस्या को समझ ही नहीं पाएंगे। आज हमारे देश का वो दौर है, वो 20 साल चल रहे हैं जो चाइना के, जब वो 20 साल आए थे, हर देश के आते हैं, तो चाइना ऑलमोस्ट नंबर 1 इकॉनमी बन गया है। हमारे वो 9 साल, करीब 2010 के बाद से ये इन्होंने 13 साल बर्बाद हो गए। ये टाइम में सिर्फ मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन तरक्की कर रहे हैं। एक अडानी जो कि किसी लायक नहीं है बिजनेस करने के, आज वो दुनिया के दूसरे नंबर तक क्यों पहुंच गए? क्योंकि सरकार, मोदी जी और अमित शाह जी सिर्फ एक काम कर रहे हैं, अपने मनुवादी गुजराती बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चाइना के साथ हाथ मिला के, पाकिस्तान की आईएसआई के साथ हाथ मिलाने के 85 सबूत मिल जाएंगे, जिसका एक डीआरडीओ में भी पकड़ा गया ना, आरएसएस के इतने बड़े सीनियर साइंटिस्ट। ये अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारत के टुकड़े कराने को तैयार हैं। यही साजिश में, अगर आप लोगों को याद होगा, और उस साजिश को हमने बेनकाब किया था, साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर का क्या साजिश थी, जो लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के साथ मिलकर क्या इल्ज़ाम है उनके ऊपर? इल्ज़ाम यह है कि वो विदेशी ताकतों से के साथ मिलके भारत में हिंदू मुस्लिम झगड़े करा के, भारत को कमज़ोर करके, विदेशी सैनिकों की मदद से भारत में बगावत करना चाहती थी, भारत की सेना को हराना चाहती थी, और एक आर्यव्रत नाम का देश स्थापित करना चाहती थी। ये है उनके ऊपर एलिगेशन, जो आरएसएस और बीजेपी की आज एक लोकसभा की मेंबर है। वही काम आज चल रहा है, देश को कमज़ोर करके। ये टाइम वो है जब दुनिया की सबसे ताकतवर देश भारत को होना चाहिए, 1 नंबर की। चाइना में तो डेमोक्रेसी नहीं है, इसीलिए वो 2 नंबर का बन पाया। यहाँ तो डेमोक्रेसी है, हम तो 1 नंबर का अब तक बन चुके होते इकोनॉमी। ये साजिश करके देश को कमज़ोर किया जा रहा है ताकि हिंदू राष्ट्र बना सकें, भले ही देश के टुकड़े हो जाएं। ये क्लियर कट साजिश है, हमारा इल्ज़ाम है, और आरएसएस के खिलाफ जिस दिन इन्वेस्टिगेशन ठीक से होगी, ये हमारे इल्ज़ाम सही साबित होंगे। अच्छा, आप खुद सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, तो अब सवाल ये है कि जनता कोर्ट का सहारा कैसे ले? देखिए, कोर्ट से उम्मीद करना ज़्यादा इस वक्त समझदारी का काम नहीं है। जजेस और जुडिशरी खुद बहुत ज़बरदस्त दबाव में है। हमें खुद जेल की हवा तक खानी पड़ी थी जुडिशरी को मजबूत करने के लिए। हमने जुडिशरी के हाथ मजबूत करने के लिए एक मार्च किया था, तो हमें खुद अमित शाह जी ने अरेस्ट कराया था, पर छोड़ना पड़ा वो, क्योंकि लोग इतने इकट्ठे हो रहे थे। तो आप समझ सकते हैं देश के सभी संस्थान इतने ज़्यादा प्रेशर में हैं। अब इन संस्थानों को मजबूत करने के लिए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो पुलिस हो, सीबीआई हो, कोई भी संस्थान हो, सीएजी हो, आजकल बहुत चर्चा में आ रहा है, इन सब संस्थानों को मजबूत करने के लिए जनता को सड़क पे आना पड़ेगा, पीसफुल प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। नहीं तो ये सभी संस्थान कमज़ोर होते रहेंगे, आरएसएस अपनी साजिश में कामयाब होती रहेगी, हमारी देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती रहेगी, चाइना और पाकिस्तान का फ़ायदा होता रहेगा, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये लोग देश के टुकड़े करने से भी नहीं चूकेंगे। ये मेरा ऐसा इल्ज़ाम है इनके ऊपर, इसकी इन्वेस्टिगेशन। अच्छा प्राचा जी, आपने कहा पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए, आपको सच में लग रहा है कि प्रदर्शन करने से कुछ असर होगा? क्योंकि पहलवानों का प्रदर्शन हमने देखा, हालांकि किसानों का प्रदर्शन सफल रहा, उसके बाद भी एमएसपी नहीं मिली, तो आपको लग रहा है कि प्रदर्शन इतना सफल रहेगा कि सरकार सत्ता पक्ष को रोक पाए? किसान, ये पहलवानों का प्रदर्शन हुआ कहाँ? मुझे नहीं लगा वो ठीक से प्रदर्शन हुआ है।
मुझे नहीं लगता। मैंने खुद कवरेज किया और लगातार हम ऐसा होता है प्रदर्शन, हाँ प्रदर्शन होता है जैसा CA NRC के टाइम प्रदर्शन हुआ था, प्रदर्शन होता है जैसा किसानों के टाइम पे प्रदर्शन हुआ था। ये प्रदर्शन नहीं था, तो ये क्या था? ये एक हाफ हार्टेड एफर्ट था। लोग सब मिलके साथ नहीं आए, मुंह दिखाई के लिए बहुत सारे लोग वहाँ गए, और किसान पहलवानों ने भी शायद ये सोचा कि हम लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं तो ये शायद सरकार को शर्म आ जाएगी। उन्होंने RSS की बेशर्मी को पहचाना नहीं, ये उनकी सबसे बड़ी कमी थी, और आज पहलवान धोखा खा चुके हैं। मैंने उस दिन बताया था जिस दिन FIR हुई थी कि ये चार्जशीट ऐसी फाइल होगी कि पहलवानों का नुकसान होगा, पहलवानों की गलती बताई जाएगी। ये जो बच्ची के साथ पॉक्सो का केस हुआ है उसके IO को सबसे पहला काम उसको जेल भिजवाने का होना चाहिए, जो भी उस केस का IO है जिसने उसकी गवाही टूटने दी। एक बार अगर मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान हो चुके हैं, वो बदल दिए गए, ये IO को जेल जाने के लिए काफ़ी है। जो बाकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, अगर उसकी लड़ाई लीगल ठीक से नहीं लड़ी गई तो मैं गारंटी के साथ ये बात बता रहा हूँ कि पहलवान ही जेल जाएंगे। ये सारी जो महिला पहलवानें हैं ना, ये पहलवान जितनी भी हैं, ये सब जेल जाएंगी झूठा केस कराने के लिए बृजभूषण शरण साहब पे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ बात, मेरी बात ध्यान से सुन लें। उनको बहकाया जा रहा है, उनको लीगल हेल्प चाहिए, बहुत ज़रूरी चाहिए अच्छी लीगल हेल्प। तो इसमें क्योंकि ये बड़ी खबर है, जाहिर तौर पर साफ तौर पर महमूद प्राचा जी ये कह रहे हैं जिस प्रकार से ये साजिश रची गई थी पहलवानों के प्रदर्शन में, और आपका कहना है कि वो पहलवान खुद जेल जा सकती हैं। मैं लिख के देता हूँ इस बात को, मेरा ये अंदेशा नहीं है। जो हालात चल रहे हैं, जिन पुलिस ऑफिसर्स ने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की है, वो बृजभूषण को बचाने के लिए और पहलवानों को फंसाने के लिए की है। ये आज नहीं तो कल उन्हें समझ में आएगा, तो वो एकदम अपने जो क्लोज उनके दोस्त वकील हैं ना, अच्छे वकील, उनसे सलाह लें और अभी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए एप्लीकेशन लगाएं, इन्वेस्टिगेशन कोर्ट की निगरानी में करवाएं, वरना उनके साथ वही होगा जो तीस्ता सीतलवाद के साथ होने की आज आप लोग देख रहे हैं ना। तीस्ता सीतलवाद के साथ क्या हो रहा है, वही, और जो मेरे साथ होने की कोशिश हुई थी वही होगा उनके साथ भी। मेरे ऊपर भी रेड क्यों हुई थी कि मैंने विक्टिम्स को बचाया, दिल्ली दंगों के RSS और BJP के लोगों को जेल भिजवाया, तो मुझे ही उल्टा फंसाने की कोशिश की गई थी। वही इनके साथ होगा। उन्हें अच्छी लीगल हेल्प की ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है। वो किसी भी बहकावे में, कोई भी उनका बड़े से बड़ा अफसर, कोई भी RSS और BJP का व्यक्ति जो उनके क्लोज होगा, उनको ये कह रहा होगा कि हम आपको आपकी नौकरी भी बचा देंगे, बृजभूषण को सज़ा भी दिलवा देंगे, वो झूठ बोल रहा है। बिल्कुल आपके खिलाफ सारा माहौल बन रहा है। कम से कम अदालत में और इन्वेस्टिगेशन में तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। हम लोग एक्सपीरियंस्ड लॉयर हैं, तो हमें ये बातें राइटिंग ऑन द वॉल की तरह नज़र आ रही हैं साफ। क्योंकि एक एक शब्द मायने रखते हैं महमूद प्राचा जी के, साफ तौर पर जिस प्रकार से ये बता रहे हैं। लेकिन अब सवाल, आखिरी सवाल से समाप्त करना चाहूँगी कि मणिपुर में समस्याएं बहुत हैं, समाधान क्या होगा? समस्या है ही नहीं ना, समस्या RSS है। मणिपुर में समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। जितना पैसा केंद्र की तरफ से वहाँ जाता है वो सिर्फ मणिपुर को की जनता को मिल जाए, कोई ट्राइबल स्टेटस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैतेई लोगों को। इतना पैसा यहाँ से जाता है। एक डोनर एजेंसी है होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, वो बहुत पैसा देती है नॉर्थ ईस्ट। होम मिनिस्ट्री साहब को तो कोऑपरेटिव है ना, जैसे कोऑपरेटिव में भी बहुत माल होता है। तो अमित शाह जी को होम मिनिस्टर और कॉपरेशन मिनिस्ट्री में क्या कोई कोलैबोरेशन नज़र आ रहा है आपको? कोई दूर से दूर का संबंध नज़र आ रहा है कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री में और होम मिनिस्ट्री में? एक ही है, वो है पैसा। यहाँ से भी पैसा कमाया जा रहा है और वहाँ से भी पैसा कमाया जा रहा है। दूध तक से पैसा नहीं छोड़ रहा है वो। अब कोऑपरेटिव इंडस्ट्री में, शुगर इंडस्ट्री है कोऑपरेटिव में, दूध की इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, तीनों पैसे की इंडस्ट्रीज। इसके लिए उसी तरीके से डोनर नॉर्थ ईस्ट में भारत के सेंटर की तरफ से बहुत सारा पैसा जाता है। अगर जो पैसा मणिपुर के लिए अलॉटेड है वो वहाँ चला जाए तो वहाँ सभी खुशहाल हो जाएंगे, वहाँ नई यूनिवर्सिटीज़ बन जाएंगी। कितना पैसा चोरी हो रहा है मणिपुर में, वो है समस्या। और चोरी करके वहाँ पैसे की किल्लत पैदा करके वहाँ नौकरियों की किल्लत पैदा की जा रही है। और उसके बाद तो सबको लड़वाना ही है आपस में। पूरे देश में क्यों बेरोज़गारी फैलाई जा रही है? ताकि एक को दूसरे से लड़ाएं। जैसे वाल्मीकि समाज को जाटव समाज से लड़ाया जाता है ना, ये साजिश RSS ने ही तो की है कि जाटव समाज जो है सब नौकरियां ले गया। ये कितना बड़ा झूठ है कि 15% रिजर्वेशन है पूरे देश में।
हमारे देश में 15% शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन है और 5% तक की नौकरियां आज तक या रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिला है पूरी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को। और इल्ज़ाम आरएसएस के लोगों ने गढ़ दिया जाटव समाज के ऊपर कि ये सारा का सारा फ़ायदा रिजर्वेशन का ले गए। अरे 10% तो खाली पड़ा है अभी, लेकिन आपस में लड़वाने का वही काम नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं। ये लड़ाओ और राज करो की राजनीति जो है आरएसएस की है और कुछ नहीं है। मणिपुर में प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम नहीं है, कश्मीर में प्रॉब्लम नहीं है, पंजाब में प्रॉब्लम नहीं है, सभी जगह प्रॉब्लम आरएसएस करवा रही है। आज से नहीं, बहुत पहले से करवा रहे हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी कोई समस्या नहीं है। जाहिर तौर पर आरएसएस के एजेंडे जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, लोगों को आपस में ही फूट डालो, राज करो की नीति चल रही है, जिसकी वजह से जनता को बरगला कर फूट डाली जा रही है और जनता भी कहीं ना कहीं किसी हद तक बरगलाई की साजिश में भी आ रही है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। शुक्रिया बहुत। कैमरा पर्सन तोहित के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।